नमस्कार। इस नए और दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक सोच की दुनिया के सबसे अहम बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिकोड करने वाले हैं, एकदम आसान और याद रखने लायक हिस्सों में, ताकि एग्जाम्स वाले ये भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएं। तो बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के एजेंडे पर एक त्वरित नज़र डाल लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स की बुनियाद से लेकर प्रोपोजिशंस, सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम्स और फॉर्मल व इनफॉर्मल फैलेसीज को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, तर्कों की बुनियाद। कोई भी तर्क असल में कई स्टेटमेंट्स की एक चेन होती है जो हमें एक फाइनल निष्कर्ष तक ले जाती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उस तर्क के चलने की दिशा ही उसकी असली पहचान तय करती है। इसे ऐसे समझते हैं, यहाँ दो मुख्य रास्ते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव तर्क हमेशा एक बड़े सामान्य नियम से शुरू होकर किसी एक खास नतीजे तक पहुंचता है। इसे वैलिड या इनवैलिड, साउंड या अनसाउंड के तराजू पर तौला जाता है। वही दूसरी ओर है इंडक्टिव तर्क, जो एकदम उल्टा चलता है। ये छोटे छोटे विशिष्ट अवलोकनों को जोड़कर एक बड़ा सामान्य नियम बनाता है और इसे नापने के लिए स्ट्रॉन्ग या वीक, कोजेंट या अनकोजेंट जैसे पैमानों का इस्तेमाल होता है। सेक्शन 2, AIO प्रपोजिशंस की डिकोडिंग। अब हम किसी भी आर्ग्यूमेंट के सबसे छोटे हिस्से यानी प्रपोजिशन को जूम इन करके देखेंगे। हर लॉजिकल स्टेटमेंट एक बहुत ही सेट स्ट्रक्चर से बनता है। इसमें 4 चीजें होती हैं: एक क्वांटिफायर जैसे ऑल या सम, एक सब्जेक्ट, एक रिलेशन जोड़ने वाला कोपुला और एक प्रेडिकेट। बिल्कुल इस क्लासिक उदाहरण की तरह, ऑल काउज आर एनिमल्स। यहां ऑल क्वांटिफायर है, काउज सब्जेक्ट है, आर कोपुला है और एनिमल्स प्रेडिकेट है। काफी आसान है ना? अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। यहां सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है ए, ई, आई और ओ प्रेपोजिशंस का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस। इसका सीधा सा मतलब है कि क्या बात पूरे के पूरे ग्रुप पर लागू हो रही है या नहीं। ए में सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ई में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों, आई में कोई भी नहीं और ओ में सिर्फ प्रेडिकेट। ये छोटा सा नियम आगे चलकर गलतियों को पकड़ने में मास्टर चाबी का काम करता है। सेक्शन 3, सिलोगिज्म, मूड्स और फिगर्स। जब सिंगल स्टेटमेंट से आगे बढ़कर 2 आधार वाक्यों को मिलाकर एक निष्कर्ष निकाला जाता है तो बनता है एक सिलोगिज्म, और इसमें 3 बेहद अहम टर्म्स होती हैं। इस स्ट्रक्चर को डिकोड करने का सबसे आसान तरीका है सीधे निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पर वार करना। कंक्लूजन को देखते ही माइनर टर्म यानी सब्जेक्ट और मेजर टर्म यानी प्रेडिकेट साफ हो जाते हैं, और जो टर्म बच गई वो है मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म दोनों आधार वाक्यों के बीच एक छुपे हुए पुल की तरह काम करती है, लेकिन ये पुल कभी भी फाइनल कंक्लूजन में दिखाई नहीं देता। अब देखिए कि ये काम कैसे करता है। इन 3 स्टेप से हम तर्क का फिगर तय करते हैं। पहला स्टेप, उस कॉमन मिडिल टर्म को पहचानना। दूसरा, ये देखना कि वो सब्जेक्ट की जगह पर है या प्रेडिकेट की। और तीसरा स्टेप, उसे फिगर 1 से 4 के बीच मैच करना। ये पूरी प्रोसेस हमारी आम भाषा को एक बहुत ही सख्त मैथमेटिकल ढांचे में ढाल देती है। सेक्शन 4, आसान वेन डायग्राम्स। अभी तक जो स्ट्रक्चर हमने समझा, अब उसे विजुअलाइज करने का समय आ गया है। इसके नियम बिल्कुल साफ हैं। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और मिडिल टर्म को पहचानकर 3 एक दूसरे को काटते हुए सर्कल बना लें। यूनिवर्सल टर्म्स यानी ऑल या नो के लिए हिस्सों को शेड कर दें, और पर्टिकुलर टर्म्स यानी सम के लिए वहां एक एक्स लगा दें। अंत में बस ये चेक करना है कि क्या निष्कर्ष वाला हिस्सा आधार वाक्यों द्वारा पहले से ही भर दिया गया है। अगर हां, तो तर्क एकदम वैलिड है। लेकिन लॉजिक का ये एक्सप्लेनर तब तक अधूरा है जब तक हम इसकी नींव में आने वाली दरारों को न देख लें। सवाल ये है कि जब ये सख्त नियम टूटते हैं तो असल में होता क्या है। यही एंट्री होती है हमारे सेक्शन 5 की, फॉर्मल फैलेसीज यानी औपचारिक भ्रांतियों को पहचानना। ये तब पैदा होती हैं जब सिलॉजिज्म का वो कड़क ढांचा गिर जाता है। ये जो 6 नियम यहां दिख रहे हैं, ये एक क्रिटिकल चेकलिस्ट हैं। जैसे 3 से ज्यादा टर्म्स का इस्तेमाल ना करना, मिडिल टर्म का कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड होना, या 2 नेगेटिव स्टेटमेंट से बचना। अगर इनमें से एक भी नियम टूटा तो एक भारी स्ट्रक्चरल गलती हो जाती है, जैसे फेलेसी ऑफ 4 टर्म्स या इलिसिट मेजर। अब इन दोनों के बीच का एक बड़ा फर्क समझते हैं। फॉर्मल फैलेसीज का मतलब है आर्ग्यूमेंट की बनावट और उसके सख्त ढांचे में ही खोट होना, जबकि इनफॉर्मल फैलेसीज हमारे रोजमर्रा के बातचीत के तरीके, भावनाओं में बहने या गलत धारणाओं के जाल में छिपी होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 6 पर,
इनफॉर्मल फैलेसीज यानी अनौपचारिक भ्रांतियों का पर्दाफाश करना। ये वो जाल हैं जो हर रोज की बहसों में अस्पष्टता और भटकाव पैदा करके सामने वाले को बेवकूफ बनाते हैं। इनमें सबसे पहले हैं फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी। ये शब्दों के साथ खेलती हैं। जैसे एक्सेंट फैलेसी में किसी वाक्य पर सिर्फ बोलने का जोर बदलने से पूरा मतलब ही पलट जाता है। या फिर कॉम्पोजिशन की गलती, जहां ये मान लिया जाता है कि अगर टीम का एक खिलाड़ी चैंपियन है तो पूरी टीम भी अपने आप चैंपियन ही होगी, जो कि हमेशा सच नहीं होता। फिर आती हैं फैलेसीज ऑफ रिलेवेंस, जिनका इकलौता मकसद होता है ध्यान भटकाना। रेड हेरिंग का ड्रामा ही ले लीजिए, जहां एक चीटिंग करता हुआ स्टूडेंट पकड़े जाने पर अपने माता पिता के प्रेशर का रोना रोकर पूरा मुद्दा ही गोल कर देता है। या फिर एड बैक्यूलम, जहां बहस जीतने के लिए सीधे थप्पड़ या नुकसान की धमकी दी जाती है। इसके बाद है डिफेक्टिव इंडक्शन की भ्रांतियां, जो बहुत ही कमजोर कड़ियों पर टिकी होती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जैसे जब न्यूट्रिशन की सलाह किसी ऐसे फेमस एक्शन हीरो से ली जाने लगे जिसका डाइट या पोषण से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। और आखिर में है प्रिजम्पशन यानी अनुमान की भ्रांतियां। ये अपने निष्कर्ष को सवाल के अंदर ही छुपा कर रखती हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का ये हथियार देखिए, क्या आपने लापरवाही से काम करना छोड़ दिया है? ये एक ऐसा लोडेड सवाल है जहां जवाब हाँ हो या ना, गलती तो माननी ही पड़ेगी। तो लब्बो लुबाब ये है, मास्टर द स्ट्रक्चर, मास्टर द आर्ग्यूमेंट। इन स्ट्रक्चरल नियमों पर पकड़ बनाना और इन भटकाने वाली फैलेसीज को तुरंत पहचान लेना एक बेहद सॉलिड क्रिटिकल थिंकिंग टूल किट तैयार करता है, जो हमें इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा बारीकी से सोचिए, हर रोज जिन तर्कों पर भरोसा किया जाता है, क्या वो वाकई किसी मजबूत तार्किक नींव पर खड़े हैं, या फिर वे बस इनफॉर्मल फैलेसीज का एक कच्चा घर हैं जो बस एक सही सवाल से ढह जाने का इंतजार कर रहे हैं? इस विचार के साथ हमारी आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है।